रेज़ा रेज़ा कांच की सूरत में बिखर जाता हूँ, उसकी याद में जब हद से गुज़र जाता हूँ। अब गुरेज़ा है मिलने से जो कहता था मुझे, तुमसे मिलते ही मैं कुछ और निखर जाता हूँ। रोज़ खाता हूँ मैं उसको ना याद करने की कसम, रोज़ वादे से मैं अपने ही मुकर जाता हूँ। उस रोज अपने साथ उसका तस्वुर बसाकर वो मुल्क ही छोड़ आया था, साथ ही बगैर इजाजत के आपका नंबर भी ले लिया था। मैं तो उस कैफियत में हूँ युशरा अब्दुल हनान के ना आपको अपने आने की उम्मीद दे सकता हूँ, ना इंतजार की घड़ी थमा सकता हूँ। कोशिश तो बहुत की कि आपकी याद को दिल से उखाड़ फेंकूं, मगर अपने दिल को बेबस पाता हूँ। आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि आप तो बेखबरी में निशाना बन गई, बस मुझे माफ कर दीजिएगा। अनजाने नंबर से मौसूल होने वाला पैगाम उसी दुश्मन जान का था जिसने उसकी जिंदगी को अजीब दोराहे पर ला खड़ा किया था। वो हंस सकती थी ना रो सकती थी, घर वाले भी उसकी वजह से परेशानी का शिकार थे और दुनिया वालों की बातें अलग थी जो उनको जीने नहीं देती थी। पैगाम पढ़कर वो रो रही थी। कहाँ वो अब्दुल हनान, कहाँ हो अब्दुल हनान? ये कैसी मोहब्बत है जिसमें दुनिया वालों के सामने मुजरिम बना दिया है, खुद ना जाने कहाँ और क्यों छुप गए हो। मेरे सब अपने मुश्किल की इस घड़ी में मेरे साथ खड़े हैं, मगर मैं खुद को अकेला महसूस करती हूँ। आ जाओ अब्दुल हनान अहमद, तुम्हारी जो भी मुश्किल है उसे हम मिलकर झील लेंगे, बस मुझे यूं तमाशा मत बनाओ। वो बेबसी से बार बार वही पैगाम पढ़ रही थी। फिर ख्याल आने पर उसने बेताबी से वो नंबर मिलाया जिससे उसे चंद मिनट कबल वो पैगाम मौसूल हुआ था, मगर हस्बे तवक्का वो नंबर बंद था। युशरा ने थक कर मोबाइल मेज पर रखा और खुद आंखें मूंद कर बेड क्राउन से टेक लगाकर बैठ गई। ये क्या कह रही हैं अम्मा जहान? कहाँ मैं, कहाँ आप? मखमल में भी कभी टाट का पैबंद लगा है भला? उनका मुद्दा जान कर ना अनायत भी पहले तो कुछ बोल ही ना सकी, मगर फिर इनकसारी से कहा, शरीफ दीनदार हस्ब नसब खानदान से हो अनायत भी, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। दौलत हमारा मियार ना कल था ना आज है, जोर जबरदस्ती भी नहीं है, बस एक सोच जहन में आई तो तुमसे कह दी, दिल को लगे और बच्चे भी राजी हों तो बता देना। हमने मुंतहा का रिश्ता तकरीबन तय कर दिया है, साथ ही आमना का भी करना चाहते हैं। बच्चियों के फर्ज जितने जल्द निपट जाएं अच्छा है। वो ठंडी सांस भर कर बोली, क्या बात कर रही हैं अम्मा जहान? मैं क्या, मेरी औकात क्या, कैसा और कहाँ का पूछना? मेरी तरफ से तो आज ही हाँ समझ लें। मुझे तो अपनी कोई नेकी याद नहीं आ रही जिसका ऐसा सिला मिल रहा हो। आप जैसे समझें वैसा ही कर सकती हैं। अनायत बी की तो खुशी से आवाज लर्ज रही थी। हस्बे मामूल सब टीवी लाउंज में जमा थे। ताया और चचा अभी नहीं लौटे थे कि आज उनकी किसी कारोबारी साथी के साथ खुसूसी दावत थी। लड़कियां ड्रामे में मगन, अयान मोबाइल पर मसरूफ, मोहत कारपट पर कुशन सर के नीचे दिए लेटा हुआ था, एक बाजू आंखों पर रखा था। सीधा चच्ची अपने मेके गई हुई थी, जबकि ताई सफिया तो युशरा की वजह से सख्त परेशान थी। उतरे चेहरे के साथ अम्मा जी की गोद में सर रखकर लेटी युशरा पर ताई की निगाह डाली तो एक आह सी निकल जाती। उनका लड़कियों के साथ पूरे जोको शौक से ड्रामा देखने और उन पर तबसरा करने का शौक कब का हवा हो गया था। युशरा क्या है भाई, बोरियत मत पिलाएं, उठिए, देखिए तो कितना अच्छा ड्रामा आ रहा है। मैं आपको सारी स्टोरी बताती हूँ, फिर आप देखिएगा। जैसे ही ड्रामे के दरमियान वक्फा आया, शजर ने आकर युशरा के पांव को हिलाकर जोश से कहा, नहीं शजर, मुझे नहीं पसंद ये ड्रामे वगैरह, तुम लोग देखो। उसने जरा सी आंखें खोलकर कहा, फिर दोबारा आंखें मूंद ली। आपकी जिंदगी को जो ड्रामा बना दिया है जालिमों ने, आपका कब दिल करेगा ड्रामा देखने को? वैसे अम्मा जी, मान लें आप मेरी बात, मुझे इस सारे किस्से में जो आपकी बहन है ना, उनका रोल मशकूक नजर आ रहा है, किसी फिल्म के विलन जैसा। इसलिए अम्मा जी जरा दिमाग पर जोर देकर बहुत साल पीछे जाएं और सोचिए, कोई ऐसी बात हुई हो, कोई वाकया, कोई हादसा जिसने आपकी बहन को सारी जिंदगी इंतकाम की आग में जलाए रखा हो और मौका मिलते ही उन्होंने नागन बनकर आपको डस लिया हो। बोलते हुए अचानक ही उसकी जोरदार हाय निकली थी कि सफिया ताई ने उठकर एक जोरदार धप उसकी कमर पर रसीद की थी।
کیا واہیات بکے جا رہی ہو. اللہ نہ کرے جو کسی کے انتقام کا نشانہ میری بچی بنے. جب بھی بولنا کفن پھاڑ کر ہی بولنا. ہمیں سو حسرت ہی رہی کوئی اچھی بات ہی سن لیں، مگر نہ بھیا، ہماری ایسی قسمت کہاں. روحان سی ہو کر وہ دوبارہ صوفے پر بیٹھ گئی. دیکھ رہی ہیں اماں جی کیسے کیسے ظلم ہو رہے ہیں مجھ پر. تائی کے ہتھوڑے جیسا میرا مطلب ہے. تائی کے گھورنے پر اس نے گھر بھرا کر کہا. بھاری ہاتھ پڑنے سے کمر بری طرح جل رہی ہے، مگر افسوس کہ تمہاری زبان کی دھار پھر بھی ویسی کی ویسی تیز ہے. وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے رکھے ہی بولا. تو تم میرے ازل کے دشمن ہو، کبھی میری طرف مت کھڑے ہونا، چاہے میں حق پر ہی کیوں نہ ہوں. مخالف پارٹی میں ہی گھسے دیکھا، تمہیں جب بھی دیکھا. وہ جل کر بولی. اب ڈرامہ دیکھنے دو گی آج کی ڈیٹ میں؟ فجر نے بیزاری سے کہتے ہوئے ٹی وی کی آواز بڑھاتے ہوئے کہا. شجر بھی سب کچھ بھول بھال کر فجر کے ساتھ بیٹھ گئی اور پورے انہماک سے دوبارہ ڈرامے میں مگن ہو گئی. آیت آج اس منظر کا حصہ نہیں تھی کہ سدرا چچی کے ساتھ گئی ہوئی تھی، جبکہ اماں جی گمسم سی یشرا کے بالوں میں انگلیاں چلاتے کچھ سوچ رہی تھی. کیا بات کر رہی ہو اماں؟ مجھ سے پوچھے بغیر کیسے تم نے رشتہ طے کر سکتی ہو میرا؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب پھر کہتا ہوں کہ شادی تو میں اپنی پسند سے ہی کروں گا. آپ ان کو منع کر دو. جب بھی شادی کرنا ہوئی میں آپ کو بتا دوں گا. رشتہ لے کر چلی جانا وہاں. ابھی اس قصے کو یہیں ختم کر دو. نہ جلال، ایسا مت کرو. اماں جہاں نے خود کہا ہے، خود اسے دنیا ترستی ہے ان سے بات کرنے کے لیے، تعلق بنانے کے لیے. تمہارے لیے انہوں نے خود خواہش ظاہر کی ہے، تو بجائے اپنی خوش قسمتی پر ناز کرنے کے تم اکر رہے ہو. ویسے بھی تم ابھی بچے ہو، تمہیں کیا پتا ان نزاکتوں کا. لڑکی کیسی ہو، خاندان کیسا ہونا چاہیے، ایسی باریکیوں میں جائے بغیر تم لڑکے کیا دیکھتے ہو؟ خالی شکل. لڑکیاں تو اماں جہاں کے گھر کی ساری خوبصورت ہیں، اور وہ تو ایسی منموہن ہے کہ بندہ دیکھتا رہ جائے. اوہو اماں، کہا نا مجھے نہ تو تمہاری اماں جہاں میں کوئی انٹرسٹ ہے، نہ ان سوہنیوں موہنیوں میں. میں نے ایک بات جو کہہ دی سو کہہ دی. حیرت تو مجھے تمہارے اوپر ہے اماں، میرے مزاج اور عادت جانتے ہوئے بھی اتنا بڑا قدم اٹھا لیا. پتا بھی ہے کہ سالن سے لے کر کپڑوں تک میں جو چیز میری پسند کی نہ ہو اسے میں چھوڑ دیتا ہوں. یہاں شادی جیسا معاملہ ہے تو وہ کیسے مجھ سے پوچھے بغیر ہو سکتا ہے؟ اب کوئی بہانہ کر دیا، کچھ بھی کہو، مجھے نہیں کرنی شادی اس جگہ، بس. غصے سے کہتا وہ بیرونی دروازہ پار کر گیا تھا. اور میں بھی زبان دیے بیٹھی ہوں. اماں جہاں کو دیکھتی ہوں تو کیسے نہیں مانتا اس شادی کے لیے. وہ بھی بڑبڑا کر بولی. شکر ہے میرے مولا کوئی اور بھی آئے اس گھر میں، تاکہ یہ جو تعویذ اور احکامات کا سلسلہ مجھ تک ہی محدود رہتا ہے اس میں بھی کوئی حصے دار ہو، مجھے بھی سکون کا سانس ملے. کچن میں سالن پکاتی نائمہ تک ان ماں بیٹے کی گفتگو کا کچھ حصہ ہی پلے پڑا تھا. سالن میں چمچ چلاتے اس نے جھنجھلا کر سوچا. ویسے تو وہ بھی جانتی تھی کہ وہ اپنے سسرال میں کئی عورتوں سے بہتر زندگی گزار رہی ہے، مگر اس کا اور عنایت بی کا نظریات کا اختلاف ہی ہر چیز پر بھاری تھا کہ جس دن سے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کو دکھا کر آئی تھی اس دن سے تو وہ اس سے بات ہی نہیں کر رہی تھی، بس منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر چپ ہو رہتی. نائمہ کو یہ صورتحال بھی پسند نہیں آ رہی تھی کہ وہ فطری طور پر پرامن پسند لڑکی تھی. قرب میسر ہو تو یہ پوچھیں کہ درد ہو تم یا درماں ہو. دل میں تو آن بسے ہو لیکن مالک ہو یا مہماں ہو. دوری آگ سے دوری بہتر، قرب کا انجام ہے راکھ. آگ کا کام فروزہ ہونا، راکھ ضرور ہریشاں ہو. سودائے عشق کا سودا ہم نے جان کے جی کو لگایا ہے. عشق یہ صبر و سکون کا دشمن، پیدا ہو یا پنہا ہو. عشق وہ آگ کے جس میں تپ کر سونا کندن بنتا ہے. آگ میں تجھ کو کچھ نہیں ہو تو اس آگ میں مہرباں ہو. شہر کے دشت کہو بھئی سادھو، ہاں بھئی سادھو شہر کے دشت. ہم بھی چاکے گرے باں ٹھہرے، تم بھی چاکے گرے باں ہو. 10 دن میں یہ ستم گر کا دوسرا میسج تھا، جس کے آتے ہی یشرا نے بجلی کسی تیزی سے کال بیک کی، مگر دوسری جانب صرف ایک بیل جانے کے بعد سیل کو پہلے مصروف اور پھر بند کر دیا گیا تھا. ایسے مت کرو عبدالحنان، پلیز ایسے مت کرو. پورا میسج پڑھ کر وہ بڑبڑائی. یشرا، یشرا.
शजर की आवाज पर उसने जल्दी से चेहरा आंसुओं से साफ किया और मोबाइल ऑफ करके तकिए के नीचे घुसेड़ दिया। क्या है भाई, इतना क्यों अंधेरा कर रखा है? उसने आते ही सारी बत्तियां जला दी। जिसकी सारी जिंदगी ही अंधेरों से इबारत होगी, उसके लिए फिर आरजी रोशनी क्या मायने रखती है? यासिया से कहती, जो नीम दराज थी, उठ बैठी। अरे अंधेरे हों आपके दुश्मनों की जिंदगी में, हमारे घर की तो रोशनी आप हैं और जल्द रोशनियां भी आपकी जिंदगी का हिस्सा दोबारा से बनेंगी, पूरे खलूस से कहती। वो खिड़की के पर्दे हटाकर बोली, एक बात की तो मुझे अभी से इजाजत दे दें आप। ये जो आपके हाफ बेटर इन लॉज जब आएंगे तो मुझे सिर्फ एक क्लास लगाने की इजाजत दे दीजिएगा, सिर्फ एक। यकीन करें, छुट्टी का दूध याद ना दिलाया तो शजर नाम नहीं मेरा। कोई भाई मसले आपकी उलझने, आपकी जिंदगी आपके सुलझाने के लिए दूसरों की जिंदगी दांव पर लगा दी जाए, ये कहाँ का इंसाफ है भाई? और एक बात तो आप मेरी याद रखिए युशरा, ये दुनिया हंसने वालों का साथ हर मौका हर देती है, मगर रोने वालों के साथ उम्र भर नहीं रोती, आगे बढ़ जाती है। किसी और की हंसी में शरीक होने दुखी इंसान को उसके दुख के साथ अकेला छोड़कर। इसलिए मेरी प्यारी यशु, उठे, जोर जोर से कह के लगाएं, कोई 10-12 के अंदर की सारी घुटन इन कहकों के साथ बाहर निकल जाए, फिर जिंदगी को जिंदगी समझकर जीना शुरू करें, क्योंकि ये आपके पास अल्लाह की दी गई नेमतों में से सबसे अजीम और कीमती नेमत है। अब्दुल हनान, जो भी उलझन है खुद सुलझाए। भाई हम क्यों परेशान हों? उठे आप और मैं अभी बाजार चल रहे हैं। एक माँ, एक बहन, एक नासिहा के तौर पर समझाती, अब वो एक दोस्त की तरह उसको जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। कहाँ भाई, मुझे नहीं जाना बाजार, दिल नहीं कर रहा, फिर किसी वक्त। शजर के हाथ पकड़कर खींचने पर वो किसलमंदी से बोली, आपके दिल की ऐसी की तैसी। आप और मैं पहले बाजार जाकर शॉपिंग करेंगे, फिर बुक फेयर पर चलेंगे जहां से आप मुझे मेरा फेवरेट नॉवल खरीद कर देंगी, फिर आप ही मुझे आइसक्रीम खिलाएंगी। युशरा चप्पल पहनते हुए चौंकी। और मैं ये फ्याजी क्यों और किस खुशी में करूंगी, ये तो आपने बताया ही नहीं, युशरा ने भूलपन से पूछा। दोबारा जिंदगी को जिंदगी समझकर जीने की शुरुआत की खुशी में भाई। एक तो सब इस घर में इस कदर कुंद जहन है कि बात को कितनी बार समझाना पड़ता है, फिर कहीं जाकर पल्ले पड़ती है। ओके माय डियर, जो आपका हुक्म। कनीज वैसे ही तामील करेगी शहजादी साहिबा। युशरा ने अलमारी से पर्स और चादर निकाल कर मुस्कुरा कर कहा, तो वो दोनों हंसती हुई कमरे से बाहर निकली थी। लाउंज में आई अम्मा जी, ताई सफिया, आयत और मोहत मौजूद थे। युशरा को दिनों बाद मुस्कुराते देखकर सबका ही मूड खुशगवार हो गया था। अम्मा जी, हमारा मूड मार्केट जाने का है, दुरबान को हुक्म दीजिए गाड़ी निकाले। शजर, अम्मा जी ने तंबीही अंदाज में आंखें दिखाई कि शजर ने दुरबान पर वाज़ेह इशारा मोहत की तरफ किया था, फिर रूहे सुखन युशरा की तरफ मोड़ा। ये लड़की तो मस्खरियां करती है। तुम बताओ बेटा, बाजार जाना है क्या? जी अम्मा जी, बहुत दिनों से बाजार जाना इल्तवा का शिकार हो रहा है, तो सोचा बाजार हो आया जाए। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, जरूर जाओ। उठो मोहत, ले जाओ बेटा बहन को। अम्मा जी तो युशरा को नॉर्मल अंदाज में देखकर नाहाल हो गई थी। उठो दरबान। शहजादी को गुस्सा आ गया तो उसने खुद ड्राइव करने की ठान लेनी है, फिर ना कहना यहाँ क्यों डंट पड़ा, वहां क्यों टक्कर मारी, नई गाड़ी का 10,000 का नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वो गर्दन अकड़ा कर अपने पिछले कारनामों के हवाले देती हुई बोली, ओहो भाई, सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अब घर भर की आला तलीम याफ्ता और समझदार लड़की मुझे शहजादी का खिताब दे रही हैं, तो कुछ तो देख कर और सोच कर ही दिया होगा ना। वो मोहत और आयत का घूरना और ताई सफिया का घूरना देख कर बोली, ये मेरे कान क्या सुन रहे हैं? बाजार का चक्कर लग रहा है, मैंने भी जाना है। अम्मा जी, याद करें कि आपने कहा था अगली बार जब भी बाजार का चक्कर लगा तो तुम लोग अपने अपने सूट ले आना मेरी तरफ से। फजर ना जाने कहां से बाजार का सुनकर उफ्ता खेजा अंदर आई और अम्मा जी को ना जाने कब का वादा याद दिलाया। 2 अदद 3 बार पूरा कर चुकी हूँ मैं। अम्मा जी ने घूरा। अच्छा ना, एक बार फिर सही, कौन सा रोज रोज ऐसी फरमाइशें करते हैं हम, युशरा और मैं। बस शजर ने तो आपका वो ब्रीजा लोन वाला सूट परसों ही ईंट लिया था, जो आपकी दोस्त आपको गिफ्ट दे के गई थी। अरे वाह,
वो तो मेरा और अम्मा जी का दूसरा मामला है, मैं भी लूंगी सूट। शजर मैदान में आई। मैं तो चला भाई, जब तक इन खवातीन का फैसला हतमी नतीजे पर पहुंचेगा उस वक्त तक मैं मैच की एक इनिंग तो खेल ही सकता हूँ। मोहद सचमुच उठ खड़ा हुआ। तोबा भाई, कैसी नदीदी लड़कियां हैं, ले जाओ भाई इनको, और सूट तुम सब ही ले लो, इस बार अम्मा जी की नहीं मेरी तरफ से। और आयत तुम भी चली जाओ बेटा। ताई सफिया ने कई दिनों बाद युशरा को मामूल के मुताबिक देखा तो खुशी में बोली, देख लें फिर आप लड़कियों पर ऐसी प्याजी, मैंने परसों 10,000 मांगे तो साफ इनकार कर दिया था। मोहद ने ताई सफिया को जताया। ऐसे ही कुछ लोगों का नाम जल कुकर नहीं रख दिया गया। शज्जर की जुबान पर खारिश हुई। उसने फजर के कान में सरगोशी की। अच्छा भाई, अब जाओ अपने अब्बा से ही किया करो ऐसी बड़ी बड़ी फरमाइशें। बैंक नहीं खोल रखा मैंने, नौकरी हो गई खैर से, इसके बावजूद लेने और सिर्फ लेने का ही सिलसिला जारी है। अभी हफ्ता भर पहले 5,000 रुपए दिए हैं। उन्होंने नाक से मक्खी उड़ाई। आ जाओ भाई, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा इजाजत नहीं है तुम लोगों को। इसी 1 घंटे में जो लेना होगा ले लेना, वरना मैंने वापस घर आ जाना है। फिर 1000 मिन्नतें करोगे फिर भी मैं नहीं आने वाला। कदरे ऑफ मूड के साथ मोहद ने मेज से गाड़ी की चाबी उठाई। चंद लम्हों बाद ये नन्हा सा काफिला बाजार की तरफ रवां दवां था। अब्दुल हनान के और युशरा दोनों के ही घर से जाने के बाद बाइस अम्मा जहां गुमसुम और उदास थी। दिन में कई बार अपने मोबाइल से अब्दुल हनान का नंबर मिलाती और राब्ता ना होने पर उनका दिल अजीब सी उदासी की लपेट में आ जाता था। मगर आज वो काफी पुरजोश थी कि मुंतहा की बात पक्की करने उसकी सास आ रही थी और अपनी तरफ से उन्होंने हाँ कह दी थी कि वो मुंतहा को मजीद ढील देने के हक में नहीं थी। मुंतहा तक जब खबर पहुंची उसकी मुतवक्का सास और नंद आ रही हैं, इसलिए वक्त तो ताई सुल्ताना के कहने पर वो उनके सामने चली गई और उसे देखकर और मिलकर खातून और उसकी बेटी बहुत खुश हुई थी कि उनके लिए अम्मा जहां की पोती से रिश्ता हो जाना ही बड़ी बात थी। को जाके इतनी खूबसूरत लड़की, इस खुशी में उन्होंने उसके लिए दिए अंदाज को महसूस ही ना किया था या उसकी शर्म पर महमूल किया था। बहरहाल जाते जाते उन्होंने उसके हाथ पर शगन का 5,000 रखा और अंगूठी पहनाकर अगले महीने पहला जुम्मा निकाह के लिए तय करती गई थी और अपने कमरे में गुस्से से टहलती मुंतहा को सिर्फ उनके जाने का इंतजार था। गोया वो आज खुद अम्मा जहां से बात करने वाली थी कि ये तय था उसे यहाँ हरगिज शादी नहीं करना थी। अपने कमरे में आते ही उसने सर से दुपट्टा खींचकर मुसहरी पर फेंका जो इन माँ बेटी ने अपने खानदान के रवाज के मुताबिक उसे पहनाया था। अंगूठी उंगली से उतारी और ये देखे बगैर उछाल दी कि वो कहाँ गिरी। लड़कियां हक धक ये सब देखती रह गई। आमना आगे बढ़ी और उसे पकड़कर बेड पर बैठाया। क्या हो गया है मुंतहा, खुशी का मौका है, ऐसी हरकतें नहीं करते। 4-4 बेटियां हैं इस घर में, क्या तुम जानती नहीं हो कि किसी भी माँ बाप के लिए बेटियों के फराइज की अदायगी कितनी अहमियत रखती है। मुनासिब वक्त पर मुनासिब रिश्ता मिलना किसी अजीम नेमत से कम नहीं है। इस पर तुम्हारा ये रद्द अमल, कम अज कम आज तुम हक पर नहीं हो। मगर मैं भेड़ बकरी नहीं हूँ जिसे इस तरह जल्दी में हंकाया जा रहा है। इतना ही अच्छा है रिश्ता तो तुम लोगों में से किसी का कर दें, मुझे नहीं करनी यहाँ शादी। वो अपने मखसूस हट धर्म अंदाज में बोली। भेड़ बकरियों को ना तो इतना प्यार दिया जाता है, अगर जिंदगी का साथी ही उसकी पसंद का नहीं है तो फायदा। आप साफ साफ जाकर अपनी भाभी को ये बात बता दीजिए और मरियम का रिश्ता तलब कर लीजिए, उन्होंने कमाल इत्मीनान से कहा। सईदा पुप्पो दुख से अपने निसफ बेहतर को देख कर रह गई थी। आपके नजदीक इतनी ही आसान बात है ये, शाइस्ता पर क्या गुजरेगी आपने सोचा है? और पहले तो मैं ऐसी कोई हमाकत नहीं करने वाली। आपके बेटे की बेवकूफी में उसका साथ देकर बिलफर्ज ऐसा हो भी गया तो क्या क़यामत न टूटेगी मेरे भाई के घर पर। मैं तो आपके पास ये फरियाद लेकर आई हूँ कि खुदारा अपने बेटे को समझाएं कि छोड़ दे ये फजूल किस्म की जिद और इस बात को यही दिल ही में दफन कर ले। मर्द जात तो वैसे भी डाल डाल फिरने वाले भमरे की तरह होता है, किसी की हंसी पसंद आ गई तो किसी का रख रखाव। अब सबसे शादी तो नहीं हो सकती ना। इस उम्र में हिरनी और अनोखी चीज लुभाती है, फौरन उसकी शादी कर देते हैं। देखिएगा कैसे सब भूल भाल जाएगा और आने दिनों में बैठकर अपनी बेवकूफियों पर हंसेगा। मुझे पता है वो आपकी कितनी सुनता है। आप बात करेंगे ना, इससे समझाएंगे ना? वो इल्तिजाबिया अंदाज में बोली। देखो सईदा,
یہ کسی کپڑے یا کتاب کی بات نہیں ہو رہی، زندگی بھر کے ساتھ کا سوال ہے۔ آپ کہتی ہیں تو میں اس سے بات کر لوں گا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ کی بات پر راضی ہوگا۔ اسے شروع سے ہی اس رشتے پر اور آپ کی بھتیجی کے انداز و اعتبار پر اعتراض تھا۔ میں کہتا رہا کہ آپ پھر سوچ لیں، مگر نہیں، آپ کی ایک ہی ضد تھی کہ نہیں، میری بھتیجی اتنی خوبصورت ہے، وہ اس کو نظر انداز کر ہی نہیں سکتا، اور اتنی خوبصورت اور سمجھ بوجھ رکھتی ہے کہ اسے اپنا بنا لے گا۔ دیکھ لیں، اب میں صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ ہمارا وقت تھا اور بچے ماں باپ کی مرضی کے مطابق اندیکھے انچاہے رشتوں میں بند بھی جاتے تھے، رشتے نبھ بھی جاتے تھے۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ کسی قسم کی زور زبردستی نہیں کروں گا، یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ انہوں نے صاف صاف جواب دے دیا تھا۔ سعیدہ پریشانی میں گھر گئی تھی اور ایک بار پھر ابتہاج ملک سے بات کرنے کی ٹھانی، مگر ہر قسم کا سمجھانا، قسمیں، منت، ترلے سب بیکار گیا تھا۔ اس لڑکی کی ایک دو ملاقاتوں کا سحر ابتہاج ملک پر اتنا حاوی تھا کہ ایک عرصے سے جڑا بندھن 2 لمحوں میں توڑنے کے لیے تیار تھے۔ آخری قسم سعیدہ بیگم نے اپنا مرا منہ نہ دیکھنے کی دی تھی۔ ابتہاج ملک چپ چاپ بغیر کچھ کہے بیگ اٹھا کر واپس ہاسٹل چل دیے تھے۔ تائی سلطانہ بچیوں کے ساتھ آئی تھی، منتہا کی شادی کا دعوت نامہ لے کر، ساتھ ہی یہ بھی کہنے کہ ان کو اماں جہاں نے بھیجا ہے کہ شادی میں 1 ہفتہ ہی رہ گیا ہے، اگر یسریٰ شادی سے قبل آ جائے تو ان کو بہت خوشی ہوگی۔ مگر تائی صفیہ ان کو دیکھ کر بفڑ گئی تھی۔ شادی کا دعوت نامہ تک غصے سے پھاڑ دیا، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ اس کا اب ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ سدرا چچی کو ہی عقل آئی اور وہ بھاگ کر ماں جی کو ان کے کمرے سے جگا لائی کہ زکام اور بخار میں وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے دوا لے کر لیٹی تھی۔ فجر آج اپنی رول نمبر سلپ لینے کالج گئی تھی۔ آیت اور سدرا چچی کچن میں تھی، یسریٰ آفس، مرد سارے باہر، جبکہ شجر آج بہت دنوں بعد پینٹنگ کرنے کا شوق چڑھا ہوا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے آرڈر جاری کیا تھا کہ اس کے کام میں خلل نہ ڈالا جائے جب تک وہ خود کمرے سے باہر نہ آئے۔ ویسے بھی آج دن میں کام کی باری آیت کی تھی، فجر کی ناشتے میں اور اس کی شام میں تھی، اس کے اس آرڈر پر کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ جب سلطانہ تائی کو اجمل چھوڑ کر گیا تھا تو ان کو تائی صفیہ ہی ملی تھی۔ تائی صفیہ کی تیز آواز سن کر سدرا چچی کچن سے بھاگی اور صورتحال کا اندازہ کر کے فوراً ہی ماں جان کی دعا یا طبیعت خرابی کا سوچے بغیر ان کو جگا کر مختصر صورتحال بتائی۔ وہ افتادہ خیزہ بھاگی چلی آئی۔ گھر کے فرد کی عادات، کرداروں اور طور طریقوں سے گھر والے جیسے بے خبر ہو سکتے ہیں، میری بچی کی ویران زندگی میں یہ سب شریک ہیں۔ صفیہ تھک ہار کر رو دی۔ باخدا قسم لے لیجئے جو عبدالحنان نے ہمیں اپنے کسی ارادے کی بھنک بھی پڑنے دی ہو، اور وہ واقعی باشعور، فرما بردار اور سمجھدار بچہ ہے۔ نہ جانے اس نے خود ہی یہ فرار اختیار کیا ہے یا اس کو کسی مجبور پہ تو رب ہی بہتر جانتا ہے، مگر یقین کریں یسریٰ ہم سب کو اپنی بچیوں کی طرح عزیز ہے۔ یوں سمجھیے ہمیں تو یسریٰ کے ساتھ ساتھ عبدالحنان کی بھی فکر لاحق ہے کہ وہ بالکل بھی ایسا بچہ نہیں ہے۔ اماں جہاں کو دیکھیے تو عبدالحنان کی فکر میں گھلتی جا رہی ہیں۔ گوشہ نشینی تو عرصہ ہوا اختیار کر رکھی تھی، اب تو بات کا جواب بھی مشکل سے دیتی ہیں۔ کھانا پینا بھی کم کر دیا ہے، بس روتی رہتی ہیں، کہتی ہیں میرے گھر سے تو 2 جگر کے ٹکڑے چلے گئے ہیں، آنگن سونا کر کے۔ سلطانہ بیگم نے سبھاؤ سے بات کی۔ ہمارا یقین رکھیے اماں جان کے ایک بار عبدالحنان کا پتہ چل جائے بس، اگر وہ قصوروار ہوا تو اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے تو سزا دینے والوں میں ہم آپ سے بھی پہلے کھڑے ہوں گے۔ اماں جہاں تو بہت رو رہی تھی کہ جس گھر سے بڑے مان سے بہو لے کر آئی ہوں اسے کس منہ سے شادی کا بلاوا دینے جاؤں۔ ہماری بات کا یقین آ جائے تو بچی کو رخصتی پر بھیج دیے گا اگلے جمعے کو۔ چلتی ہوں اب، ہم سمجھتے ہیں سب کچھ ہم ضرور آئیں گے۔ یسریٰ کو لے کر مالک میری بچی کا نصیب کھول دے، اس کی خوشیاں لٹا دے۔ اگر تو عبدالحنان نے جان بوجھ کر یہ سب کیا ہے تو مالک اس کو ہدایت دے، اگر کسی مشکل میں گرفتار ہے تب بھی اس کی اور ہماری مشکل کو آسانی میں بدل دے۔ اماں جان آرزوزدہ ہوئی۔ سلطانہ نے بھی پورے دل سے آمین کہا تھا، جبکہ تائی صفیہ اب بالکل خاموش تھی۔ اتنے میں سدرا چچی لوازمات سے بھری ٹرالی کے ہمراہ آئی اور سب کچھ میز پر لگانا شروع کر دیا۔ سنیے مسٹر عبدالحنان، کیا آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟
बहुत दूर से उसे पुकारा जा रहा था, उसे बोलने और आंखें खोलने पर मजबूर कर रहा था, मगर इस आवाज से उसके दिमाग में ठेसें उठकर उसे अजियत से बेहाल करने लगी। वो चाह रहा था कि वो आवाज बंद हो जाए, वो बोलना चाहता था, आंखें खोलकर खूब चीख कर इस आवाज को खामोश कराना चाहता था, मगर दर्द की शिद्दत हद से सवा थी। थक हार कर उसने खुद को हालात के धारे पर छोड़ दिया कि अब शदीद दर्द ही हर आवाज पर हावी हो चला था। शुक्र है आज की थेरेपी के बाद उनके जिस्म के कुछ ऑर्गन्स ने लाइट सा रिस्पॉन्स दिया है, बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है, मगर अभी ये पूरी तरह खतरे से बाहर नहीं है। आप इनके कॉन्टैक्ट्स देखकर उनके रिलेटिव्स से जल्द अज जल्द राब्ता करें, डॉक्टर ने पेशावराना अंदाज में कंपनी वर्कर से कहा, जो इस खौफनाक एक्सीडेंट के बाद उसको यहाँ इस हॉस्पिटल में लाया था, और उसके कागजात में उसने सिर्फ एक ही नंबर लिखवाया था। ओ मेरे खुदाया, ये क्या बेवकूफी की मैंने। मैचिंग के चक्कर में पर्स तो तब्दील कर लिया, रकम रखना भूल गई। कॉलेज तक तो उसे अयान छोड़ गया था। स्लिप लेकर वो कॉलेज से बाहर आई और रोड पर चलते हुए जब उसने रोल नंबर स्लिप रखने के लिए पर्स खोला तो ये होश ना रहा, इंकशाफ हुआ कि पाउच में सिवाय एक लिपस्टिक और आईने के कुछ भी नहीं। फोन भी नहीं लेकर आई और किसी को कॉल करके बुला लेती। ऐसा करती हूँ, मैं रोड पर जाकर ऑटो ले लेती हूँ, फिर से घर तक ले जाकर किराया दे दूंगी। उसने फैसला किया और चादर को अच्छी तरह से अपने गिर्द लपेटती वो तेज तेज कदमों से चलने लगी ताकि जल्द अज जल्द मेन रोड तक पहुंच सके। उफ, अब ये भी आज ही होना था। कुछ देर में उसकी नाजुक सी चप्पल उसके हाथ में थी कि वो गर्मी का इतना लंबा सफर वो भी पथरीली सड़क पर बर्दाश्त नहीं कर पाई और दम तोड़ दिया था। अरे अरे रुको रुको अजमल, अजमल भाई, मैं फजर। और टूटी हुई चप्पल हाथ में लिए वो अजमल को रोकने में कामयाब हो गई थी, जो गाड़ी में था और उसको देख चुका था। जैसे आजकल हम दोनों के घर के हालात चल रहे हैं ना, तो आप खुद रोक कर भी मुझे लिफ्ट देते तो मैं तब भी लिफ्ट नहीं कराती, मगर आज यूं समझिए इस रोड पर आपको खुसूसी तौर पर मेरे लिए ही भेजा गया है। इतनी शिद्दत से दुआएं मांग रही थी मैं कि कोई ना कोई सबब बन जाए, और आज यकीन आ गया कि दिल से की गई दुआ कभी रद्द नहीं होती। वो फूली सांस के साथ बोली। अजमल क्या कहता मुस्कुराकर चुप रहा कि उसके हाथ में टूटी हुई चप्पल ही आधी कहानी सुना रही थी। बाकी उसका इस तरह सरे राह मिल जाना उसकी भी दिल से निकली दुआ थी कि सुल्ताना बेगम को अम्मा जान के घर छोड़ने गया था। उन्होंने वहीं दरवाजे से ही उसे रुखसत करके कहा था आधे घंटे बाद उन्हें ले जाए। दिल की ख्वाहिश दिल में दबाए वो बुझे दिल के साथ लौट आया था। युशरा अब्दुल हनान वाले किस्से के बाद तो वैसे भी हालात कशीदगी की तरफ ही रवां दवां थे। जब तक अब्दुल हनान की वापसी ना हो जाती बेहतरी की सूरत नजर नहीं आती थी। वैसे सच सच बताइए, आपको भी नहीं पता कि अब्दुल हनान कहाँ है, घर छोड़ के क्यों गया है और कब वापस आएगा? जैसे ही गाड़ी दोबारा से चली, फजर के हवास ठिकाने आए तो सवाल किया। उसके मशकूक से सवाल पर वो अपने ख्यालात से बाहर आया। मैं वाकई नहीं जानता कि वो कहाँ है और उसने ऐसा क्यों किया। अब्बा ने तो अखबार टीवी के अलावा हॉस्पिटल भी छान मारे हैं। इसके सब दोस्त भी लाइलम हैं कि वो कहाँ है। हम सब बहुत परेशान हैं। समझ में नहीं आता कि ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए। उसके लहजे में वाकई परेशानी थी। अरे भाई, भागना था घर से तो शादी से पहले ही ये ख्वाहिश पूरी कर लेते। हमारी युशरा की जिंदगी जरूर दाव पर लगाना थी। मोहत की शादी के बाद ताया और अब्बा अदालत से रुजू करने का इरादा रखते हैं और आखिर जिस रिश्ते के बनने से पुराने ताल्लुकात दोबारा इस्तवार हुए थे उसी के टूटने से सब कुछ वैसा बल्कि उससे भी बुरा हो जाएगा। अल्लाह ना करे। अजमल के मुंह से बेसाख्ता निकला। फिर वो अपनी बेइख्तियारी पर खुद ही घबरा कर दलील देने लगा। और उससे बरअक्स भी हो सकता है ना, हालात बेहतर भी तो हो सकते हैं। वो पुरउम्मीद हुआ। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, मगर आसार जिस जानिब इशारा कर रहे हैं वो कुछ मुस्बत नहीं। रोड पर ही उतार दे मुझे। ताई को पता भी चल गया कि जहां मंजिल में से किसी के साथ आई हूँ गुस्सा करेंगी बहुत। जाने पहचाने रास्ते नजर आते ही उसने जल्दी से कहा। अजमल ने सर हिलाते हुए गाड़ी थोड़ी दूर जाकर रोक दी थी। ये और बात थी कि इस मुलाकात के बाद अजमल का मूड बहुत अच्छा हो गया था।
मुंतहा जले पैर की बिल्ली की मानित कमरे में यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रही थी। आज शाम में उसके ससुराल से मेहंदी आई थी। घर की तमाम लड़कियां इसी खुशगवार किस्म की मसरूफियात में घिरी थी कि उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि कल मुंतहा की खाला के एक बार फिर बेटे के लिए हाथ फैलाने आई थी। मगर अम्मा जहां ने उनका पहले से भी बुरा हाल किया था और मुंतहा के सामने ही किया था। मुंतहा भी ठीक ठाक अपने हक में बोली थी और अम्मा जहां से धमकियों से लेकर पांव पड़ने तक सब कुछ करके देख लिया था। मगर अम्मा जहां टस से मस ना हुई थी। उसने तो यहाँ तक कहा था कि उसे एक बार अब्दुल मोइद के साथ रुखसत कर दिया जाए, वो दोबारा मुड़कर यहाँ कदम नहीं रखेगी। वो उनकी हर शर्त मानने को तैयार थी। बस अम्मा जहान, मैंने जितना आपका और आपकी झूठी इज्जत का लिहाज करना था कर लिया, अब और नहीं। अब देखिएगा कि मैं क्या करती हूँ। आपने मेरी ख्वाहिश मानी होती तो मैं आपके पाँव धो धो कर पीती, मगर आप जैसे लोग होते हैं जो अपनी नाम नहाद इज्जत और नमूदो नुमाइश का प्रचार करते हुए अपने बच्चों को इस राह तक ले आते हैं जिसकी मंजिल सवाए तबाही और बर्बादी के कुछ भी नहीं होती। खाला के थके थके कदमों से बैरूनी दरवाजा पार करते ही वो अम्मा जहां के पास आई और उनको ये सब कहा और रोती हुई अपने कमरे में आ गई थी। अम्मा जहां, अम्मा जहां, वो मुंतहा अपने कमरे में नहीं है। हवास बाख्ता से सुल्ताना ताई कमरे में दाखिल हुई। अम्मा जहां के हाथ से फौरन ही मोबाइल नीचे गिरा। वो हसन से बात कर रही थी, जहां उनकी हालत से मजबूर होकर उसने सिर्फ इतना बताया था कि अब्दुल हनान से उसका राब्ता 3 माह पहले हुआ था और वो किसी दूसरे मुल्क में था और उस राब्ते के बाद उसका नंबर मुसलसल बंद है। वो अपने जानने वालों से जो वहां मुकीम थे कोशिश कर रहा था कि अब्दुल हनान से राब्ता हो सके, मगर अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई। जैसे ही कोई सुराग मिला वो सबसे पहले उनको बताएगा। यही घर में ही होगी और कहाँ जाना है। उसने अच्छी तरह से देखो। अभी तो आमना को मैंने कहा था उसकी मेहंदी का रंग देख कर आए। उसने आकर बताया कि बहुत गहरा और तेज रंग आया है। उन्होंने गोया सुल्ताना ताई से ज्यादा खुद को तसल्ली दी और फिर बेड से नीचे उतरकर चप्पल पहनते खुद भी सुल्ताना के साथ बाहर ही आ गई। उड़े हुए रंग के साथ लड़कियां अपने मुश्तरका कमरे में ही थी। सबसे आखिर में किसने और कब देखा था उसे? मैंने अम्मा जहां। वरीशा तो अम्मा जहां के चेहरे के तासुरात देखकर ही डर गई थी। मैंने कहा ना कि कपड़े बदल लो, क्योंकि रशना उसे तैयार करने के लिए आती ही होगी। उसने कहा सर में दर्द है, टेबलेट ली है दर्द की, थोड़ी देर आराम करना चाहती है, उसे कमरे में अकेला छोड़ दिया जाए। रशना के आने से पहले वो तैयार हो जाएगी। पहले तो हमने उसके कमरे में तैयार होना था, मगर उसकी तबीयत और मूड देखकर हम मेहमान खाने में अपने कपड़े और दीगर सामान लेकर चले गए और अभी 5 मिनट पहले अम्मा ने बताया कि मुंतहा घर पर नहीं और हमसे पूछा कि वो हमारे साथ तो नहीं। और ये कब की बात है? मतलब कितनी देर पहले की? घंटा तो हो गया होगा इस वक्त, वरीशा ने अंदाजे से कहा। और अब तक तो लड़के वाले अपने घर से निकल गए होंगे, अम्मा जहां ने खुद कलामी के से अंदाज में कहा। फिर सुल्ताना बेगम की तरफ मुड़ी। अनायत भी दुल्हन के लिए ताज़ा फूलों का बंदोबस्त करने गई हैं। हमारी और अपनी चादरें ले आओ। सुल्ताना, मुझे लगता है मालिक को शायद अभी हमारी इज्जत रखना मंजूर है। जी मैं लाती हूँ। वो तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। हमने किसी को बुलावा नहीं भेजा इस तकरीब का, सवाए मरियम के घर के। हमारी गैर मौजूदगी में जो यहाँ आ जाए, कुछ भी खबर किए बगैर सब संभाल लेना, हम अभी आते हैं। चादर पहनकर उन्होंने सबको ही मुखातिब किया। आओ सुल्ताना। और सुल्ताना ताई को लेकर बैरूनी दरवाजा पार कर गई। उफ मेरे खुदाया, कहाँ गई है ये बेवकूफ लड़की? अब क्या करेगी? हम सब। मोमना दोनों हाथों में सर थाम कर बेड पर गिरी। पता नहीं अम्मा जहां इससे क्यों इतनी नरमी बरत रही हैं। एक बार होश ठिकाने क्यों नहीं लगाती उसके? इसी ढील ने उसे ऐसे शुतर बेमहार बना हुआ छोड़ दिया है। वरीशा गुस्से से बोली। अच्छा, आपस में लड़ने की बजाय सोचो, अगर वो ना मिली तो क्या करेंगे? अम्मा जहां समेत हम सबको कैसी सुबकी का सामना करना पड़ेगा, आमना ने परेशानी से कहा। मोमना ने वजू करके बाकायदा जाए नमाज बिछा ली। इस दौरान अजमल और ताया ने भी खाने का इंतजाम बताने के लिए चक्कर लगाया था। आमना ने अक्लमंदी की और उनको बताया कि अम्मा जहां और सुल्ताना बेगम युशरा को लेने अम्मा जहां के यहाँ गई हैं।
दोनों मुतमिन होकर चले गए और बारात के आने से महज चंद मिनट कबल लड़कियों की आंखों ने वो हैरत अंगेज मंजर देखा कि अम्मा जहां और सुल्ताना ताई के पीछे मुस्कुराती मुंतहा थी, यूं जैसे वो इन दोनों के साथ पिकनिक मनाने ही तो गई थी। सुल्ताना ताई के चेहरे पर हैरानी के तासुरात थे, अलबत्ता अम्मा जहां की आंखें और चेहरा नाकाबिले फहम से तासुरात बयान कर रहा था। आते ही अम्मा जहां ने लड़कियों को तैयारी का हुक्म दिया और उससे पहले कि वो मुंतहा से कुछ पूछती, युशरा के साथ फजर और शजर की आमद ने महफिल को गोया चार चांद लगा दिए थे। अम्मा जहां ने शादी में शिरकत होने की मंशा युशरा पर छोड़ी थी। ताई सफिया हरगिज आमादा नहीं थी। युशरा ने वैसे तो दम साध रखा था, लेकिन अचानक ही खुद तैयार होकर फजर और शजर को भी तैयार कर लिया था। दिल में अगरचे इस सितमगर से खूब खफा थी, जिसने जल्द ही सब कुछ साफ साफ बताने का वादा करके चुप साध ली थी, और इसके बाद से वो कभी कभार होने वाले मुबहम से राब्ते को भी खत्म कर गया था। अल्लाह के वास्ते मुंतहा बता दो कि तुम क्या करती फिर रही हो और क्या इरादे हैं तुम्हारे, और तुम गई कहाँ थी? अम्मा जहां और ताई अम्मा तुम्हें कहाँ से लेकर आई हैं? लड़कियां जैसे ही कमरे में आई वो सब कुछ जान लेना चाहती थी। वो तो उसी वक्त सब कुछ पूछ लेती अगर जो घर पर मेहमान ना आए हुए होते। रस्म के बाद मेहमानों को खाना खिलाकर रुखसत कर दिया गया था। उन सबको ताई के साथ किचन समेटते बहुत देर हो गई थी, मगर जहन मुसलसल मुंतहा की तरफ लगा हुआ था। अम्मा जहां जो युशरा को रोकना चाह रही थी, इस वाकये के बाद से इतनी गुमसुम थी कि रस्मन भी युशरा को रोकने के लिए नहीं कह सकी, सो वो भी तकरीब के बाद लौट गई थी। क्या तुम अपनी मायों वाले दिन अपनी खाला के घर जाकर बैठ गई? मगर क्यों? मुंतहा के बताने पर सबके मुंह हैरत से खुल गए। वैसे ही दिल कर रहा था, उसकी बेनियाजी देखने से ताल्लुक रखती थी तो बताकर जाते हुए जुबान घिसती थी तुम्हारी। कितना परेशान हुए हम सब, मगर नहीं, तुम कहाँ रह सकती हो सबको परेशान किए बगैर, वो भी किसी ना किसी अहम मौके पर। वरीशा ने दांत पीसे। तो जिंदगी गुजारने का मजा भी तो इसी में है ना माय डियर कजन। हलचल, शोर, मजा, तुम लोगों की भी जिंदगी भला जिंदगी है। वही सदियों पुरानी लगी बंदी रूटीन गुजारते गुजारते मर जाओगी सब। मैं अगर मर जाऊं तो कम अज कम ये हसरत तो नहीं होगी ना कि जो चाहा उसको पाने की कोशिश ही कभी नहीं की। वो खिलखिलाकर हंस दी तो लड़कियां हैरत से उसको देख कर रह गई। हमारी जान पर बन आई थी तस्बीह, नवाफिल, रोजे, क्या कुछ नहीं मान लिया हमने उसकी बाजियाबी की सूरत में। और इन मोहतरमा को फिक्र ही नहीं, इनको अपनी अजली लापरवाही का मुजाहिरा करते हुए बस अपने दिल की ख्वाहिश चाहिए। आमना जल कर बोली। और हाँ, अपनी ये ऊट पटांग हरकतें यहीं छोड़ कर जाना, ससुराल में नहीं चलती ये मनमानियां। ये मेरा मुखलसाना मशवरा है। और अब तुम लोग भी सो जाओ, सुबह जियारत के लिए जाना है। अम्मा जहां ने नमाज के फौरन बाद उठा देना है सबको। आमना ने पहले मुंतहा और फिर बाकी सबसे मुखातिब होकर कहा, मैं तो कहीं नहीं जा रही, इतनी थक गई हूँ, अब बस सोना चाहती हूँ, मुझे मत उठाना प्लीज। अम्मा जहां को भी बता देना। मुंतहा जैसे किसी सरशारी की कैफियत में थी। हाँ तो तुम पहले कब जाती हो? जो अब जाओगी, वरीशा ने कहा और अपना तकिया उठाकर आमना के साथ ही लेट गई। चंद लम्हों बाद वो सो भी गई थी, सिवाय मुंतहा के, जिसने गनूदगी में जाती मोमना को कंधा पकड़कर जोर से हिलाया। क्या हुआ? सुबह हो गई इतनी जल्दी? हैं? सुबह नहीं हुई, मगर तुम अपना ये भोंपो जरा आहिस्ता रखो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है और खामोशी से सुनना सब कुछ, उसने सरगोशी के से अंदाज में कहा। फिर जैसे जैसे उसके कान में सब कुछ बताती गई, वैसे वैसे मोमना की आंखें हैरत से फैलती गई थी। युशरा, फ्री हैं तो हम आ जाए अंदर? फाइलों में सर खपाती हुई युशरा ने सर उठाकर इन दोनों को देखा, फिर सर हिलाकर अंदर आने की इजाजत दी और खुद फाइल समेटकर एक तरफ रख दी कि इन दोनों की मौजूदगी में कोई काम हो सकता तो ये तो सोचना ही बेवकूफ़ी था। युशरा, आपने नोट किया आज आपके ससुराल में मुझे बहुत अजीब सा फील हुआ। शजर ने आते ही जैसे बेड संभाला, अपनी तशवीश का इजहार कर भी दिया। फजर ने भी ताइदी अंदाज में सर हिलाया था। वहाँ का माहौल यहाँ से काफ़ी मुख्तलिफ है, तो इसलिए तुम लोगों को हर बात अलग अंदाज में फील होती है। याद नहीं कैसे रहने के इरादे से वहाँ गई थी और आधी रात को वहाँ से भाग आई थी। युशरा ने बात को मजाक में उड़ाना चाहा, वरना महसूस तो उसे भी बहुत कुछ हुआ था। उनके फंक्शन में पहुँचने पर बजाय सब खुश होते सब खवातीन बौखला गई थी।
اور تو اور لڑکیاں بھی، حالانکہ وہ سب تو منتظر رہا کرتی تھی ایسے موقعوں کی جب سب مل سکیں۔ دوسری بات جو انہوں نے محسوس کی تھی، اماں جہاں مسلسل منتہا کے پاس ہی بیٹھی رہی تھی اور رسم کے شروع سے آخر تک نہ تو اسے تنہا چھوڑا تھا، نہ ہی کسی اور کو اس کے پاس بیٹھنے دیا تھا، مگر وہ اس الجھن کی تائید کہ اپنے گھر والوں کے دلوں میں پنپتی اماں جہاں کے گھر کے مکینوں کے لیے قدرت کو ہوا نہیں دینا چاہتی تھی۔ آپ مانے یا نہ مانے یشرا، کوئی نہ کوئی بات ہے ضرور، میں اس کا کھوج لگا کر رہوں گی، فجر نے اعلان کیا۔ اوہو بھائی، جیمز بونڈ کی جانشین، چھوڑو یہ فضول کے مفروضے اور اندازے، کل بارات ہے، دیکھنا کیسے سب خوش خوش نظر آئیں گے۔ اماں جہاں کے گھر کی پہلی لڑکی کی شادی ہے، وہ بھی خاندان سے باہر، تو ایسے موقع پر گھر والوں کی پریشانی اور گھبراہٹ فطری عمل ہے۔ تم لوگ اب پروگرام بناؤ، اپنے گھر کی شادی پر کیسے کپڑے بنانے ہیں، کیا کیا تیاری کرنی ہے۔ اگلے ماہ کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے اور ابھی تک ہم نے کچھ تیار ہی نہیں کیا۔ دن گزرتے دیر نہیں لگتی، دیکھنا پر لگا کر اٹھ جائیں گے یہ دن۔ اصل میں ایسے ہر موقع پر یہ سب پروگرام بناتی ہیں ہماری شجر، اور اب یہ دلہن ہو کر خود جوش و خروش سے ان تیاریوں میں کیسے حصہ لے۔ بھائی فجر، تم کیسی کزن اور دوست ہو، میگزینز، نیٹ سب کھنگالو، نیو آئیڈیاز کے لیے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یشرا نے ان کا دھیان بتایا اور خود پرجوش ہو کر بولی، دلہن ہوں تو کیا ہوا، میں تو پہلے سے بھی بھر کر ہر ایونٹ میں بھرپور حصہ لینے والی ہوں، اور اماں جہاں سے تو جوتے بھی کھانے والی ہو۔ فجر کے لقمے پر اس نے گھور کر دیکھا۔ بھائی میں اب کسی کی ڈانٹ سے ڈر کر خاموش نہیں بیٹھ سکتی، ہر فنکشن کو ایسے انجوائے کروں گی کہ عمر بھر یاد رکھ سکوں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کا دل چاہ رہا ہے خوش ہونے کو اور آپ خوش نہ ہو سکے، یہ سوچ کر بھی کہ بھائی میں تو دلہن ہوں، اگر خوشی کا اظہار کروں گی تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہ تو منتہا کی شادی آ گئی بیچ میں، اس سے فارغ ہو کر کمر کس لیں آپ سب، میرا بھرپور ساتھ دینا ہے آپ لوگوں نے۔ واہ واہ، کیا اعلیٰ خیالات ہیں محترمہ کے۔ ابھی امی حضور کے کانوں میں بھنک بھی پڑ گئی ان الفاظ کی تو اس رشتے پر ایک بار پھر نظر ثانی کر سکتی ہیں وہ۔ محت اچانک ہی اندر آیا اور شجر کے آخری جملے اس کے کانوں میں پڑ گئے تھے۔ تائی کچھ کہیں نہ کہیں، تم جو ساس اور نند کا رول پلے کرنے والے، اس کی کسر تم پوری کر لو، اور کر لو نظر ثانی۔ ایسے بھی گلفام نہیں ہو کہ جس سے شادی کے لیے میں مری جا رہی ہوں، وہ تو شادی کرنے کی جلدی اس لیے ہے کہ اس سے میرے درینہ خواب جڑے ہیں۔ ریڈ ساری اماں جان کہتی ہیں کہ شادی کے بعد پہننا، تیز لپسٹک شادی کے بعد لگانا، میری امی کے زیورات کو شادی کے بعد ہاتھ لگانے کی اجازت ہے، تو ان سب خوابوں کو پورا کرنے کے لیے میں شادی پر راضی ہوں۔ اور محترم پتہ نہیں کس خوش فہمی میں ہے، وہ پہلے اس کو ڈانٹ کر اور پھر اترا کر بولی، زبان کے جوہر دیکھ رہی ہیں آپ اس کے، کینچی بیچاری شرمندہ ہو جاتی ہے اتنی تیز اور کاٹ دیکھ کر۔ وہ جی بھر کر بد مزہ ہوا۔ 2 دن اسے دیکھا نہیں تھا تو اچھی خاصی یاد آ رہی تھی، سو اس کی آواز سن کر یشرا کے کمرے میں چلا آیا تھا، مگر جس شجر کے انداز منگنی اور رشتہ طے ہونے کے بعد نہ بدلے تھے، وہ بھلا تاریخ پکی ہونے سے کیا بدلنے تھے۔ بری بات شجر، کتنی بار کہا ہے کہ محت کو اب تم نہیں آپ کہہ کر بلایا کرو، اور جو بات قابل اعتراض ہو صرف اسی کا جواب دو، ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ یہ بات ٹھیک بھی نہیں ہے اور امی اور اماں جان کو بھی نہیں پسند لڑکیوں کا مردوں کے آگے بولنا۔ جی یشرا، لیکن کبھی غور کیجیے گا، یہ جان بوجھ کر مجھے چراتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کرتا ہے کہ میرا پارا ہائی ہو جاتا ہے۔ وہ منہ بنا کر بولی، پارا ہائی کی کچھ لگتی یاد ہے اماں جان نے کیا کہا تھا، شادی سے پہلے تمہارا محت سے پردہ ہوگا، اور اگر تمہیں اس سے بات کرتے کرتے دیکھا تو زبان کاٹ کر ہتھیلی پر دھر دیں گی۔ فجر نے بڑے موقع پر یہ بات یاد کرائی اور شجر تپ کر ہی تو رہ گئی۔ تو میں کون سا اس سے ملاقات کرنے پہنچ گئی ہوں، یا میں نے بات شروع کی ہے، یہی کونے خدروں سے مجھے ڈھونڈ ڈھانڈ کے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈ لیتا ہے۔ اس نے پھاڑ کھانے والے انداز میں فجر کو جواب دیا اور خون خوار نظروں سے محت کو دیکھا۔ اچھا بابا، میں تو چلا، یہ نہ ہو بھئی اماں جان یہاں چھاپا مار دیں اور ان محترمہ کو کچھ کہیں گی تو انہوں نے سارا الزام مجھے غریب پر دھر دینا ہے۔ وہ دم دبا کر بھاگتے ہوئے بولا، ہاں تو غلطی تمہاری ہے تو سزا بھی تمہیں ہی ملنی چاہیے، وہ بے نیازی سے بولی۔ اس کے انداز پر یشرا بے ساختہ ہنس دی۔ توبہ ہے شجر، ہار ماننا تو سیکھا ہی نہیں تم نے۔ ہاں تو ہار تو وہ مانے جو قصوروار ہوں، بس مجھ سے تو غلط بات برداشت نہیں ہوتی، چاہے جو بھی کرے، پھر سنے گا بھی سہے گا بھی مجھ سے۔
आप ये बताएं कल बारात पर क्या पहन रही हैं? उसने अपनी बात वाजिया करके बात बदल दी। अम्मा जहां के घर मामूल की गहमा गहमी थी। आने वाला दिन मुंतहा की बारात का दिन था। सुबह ही सुबह अम्मा जहां ने ताई सुल्ताना से कहा था कि मुंतहा के अलावा सारी बच्चियों को लेकर उनकी मुर्शद के घर हो आए। नजराना के लिए उन्होंने फल और मिठाई भी मंगवा दी थी। ये अम्मा जहां के घर की रवायत भी थी कि हर अच्छे और नेक काम के लिए वो मुर्शद बीबी से दुआ जरूर करवाती थी। ताया दुकान पर चले गए थे तो अजमल के साथ ताई सुल्ताना और सारी लड़कियां भी चली गई, माँ अनायत भी। मुंतहा इसलिए ना गई कि मायों की दुल्हन घर की दहलीज से बाहर कदम नहीं रखती थी, जबकि मोमना तेज बुखार में फनक रही थी। इतनी के इसमें हिलने की भी सकत ना थी। फजर की नमाज पढ़कर सोने के बाद मुंतहा की आंख अब खुली थी तो घर बिल्कुल खाली था। अम्मा जहां अपने कमरे में थी। उसने रात देर तक अब्दुल मोइज से बात की थी और बताया था कि उसने बिला आखिर अम्मा जहां को मना ही लिया है और उन्होंने वादा किया है कि वो बारात वाले दिन ही कुछ ऐसा करने वाली हैं कि आने वाली बारात की दुल्हन जो भी होगी वो नहीं होगी। जब अब्दुल मोइद छुट्टी पर आएगा तो वो उसे उसके संग रुखसत कर देंगी। अब्दुल मोइद को अगरचे बहुत हैरानी हुई थी, ताहम वो भी क्यों और कैसे के मराहिल और असबाब जाने बगैर बहुत खुश हो गया था। आने वाली जिंदगी के लिए खुशगवार ख्वाब बुनती रात कब बीती पता ही नहीं चला। किचन में आकर उसने अपने लिए नाश्ता बनाया, फिर सोचा अम्मा जहां से भी पूछ ले नाश्ते का। वो अपने कमरे में अब्दुल हनान का खत थाम कर रो रही थी। उसे देखकर आंसू पूंछते हुए बताया कि वो नाश्ता कर चुकी हैं। मोमना की हालत का बताया कि उसे कुछ खिला पलाकर बुखार की दवा देकर फिर उन्होंने मेज की दराज से 2 गोलियां निकाल कर पकड़ाई कि वो मोमना को खिला दें। पहले तो इसी दवा से ही मोमना की हालत संभल जाएगी, नहीं तो अजमल आकर उसे डॉक्टर को दिखा आएगा। सर हिलाते हुए मुंतहा ने गोलियां पकड़ ली। वाकई उनमें से एक बुखार और दर्द की थी और दूसरी नींद की। ये और उस जैसी कई आम दर्द, बुखार और नज़ला जुकाम की गोलियों के अलावा नींद की गोलियां भी ताई सुल्ताना के दवाइयों वाले शॉपर में मिल जाती थी। सो उसने जबरदस्ती मोमना को उठाकर चाय के साथ 2 स्लाइस खिलाए और चाय के साथ दोनों गोलियां भी खिला दी। वैसे मुंतहा, मुझे खुशी हो रही है कि अम्मा जहां मान गई हैं, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा जब बारात भी कल आन पहुंचेगी तो वो ऐसा क्या करने वाली हैं। वो भी नाराज नहीं होंगे और तुम्हें भी तुम्हारी खुशियां मिल जाएंगी। यही कहा ना अम्मा जहां ने तुमसे। मुझे बहुत डर लग रहा है मुंतहा, यूं लग रहा है जैसे कुछ होने वाला हो और कुछ बहुत बुरा। पता नहीं तुम इतनी मुत्तमिन कैसे हो। सुर्ख आंखों और सुते हुए चेहरे के साथ वो वाकई बहुत परेशान और खौफजदा नजर आ रही थी। मुंतहा ने उसकी हवास बाख्तगी भांप कर कहका लगाया, तुम्हारे तो क्या ही कहने मोमना, तुम्हें तो आदत है परेशान होने की। कोई परेशानी न हो तब भी कोशिश करके ढूंढ ही लेती हो कोई ना कोई बात खुद को डराने के लिए, परेशान करने के लिए। देखो भाई, ये सारा खराक चूंकि फैलाया हुआ ही उनका है तो असूलन समेटना भी उन्हीं को चाहिए। पता है क्या मोमना, मुझे लगता है क्योंकि वो खातून सिर्फ एक ही बार मुझे देख कर गई हैं, मतलब वो मेरी सास बनते बनते रह गई हैं और हम कजन्स और बहनों की शक्लों में मामूली सा फर्क है। तो अम्मा जहां तुम लोगों में से किसी को कुर्बानी का बकरा बल्कि बकरी बनाने का इरादा रखती हैं, तुम्हें आमना वरिशा किसी को भी दुल्हन बनाकर बेच देंगी। ये मेरा ख्याल है। वैसे कुछ और भी हल हो सकता है। ऐसे मत कहो मुंतहा, मुझे तो ये सोचकर ही घुटन होने लगी है। सर दोबारा से दुखने लगा था। वाकई करीब तरीन कयास तो यही लगता है मुझे भी। और मुझे यह भी यकीन है कि वो तुम नहीं हो सकती, क्योंकि तुम असाब की कमजोर हो, जल्दी हाथ पैर छोड़ देने वाली। और अगर ऐसा करने वाली भी हैं तो इनका इंतखाब हमारे घर की सबसे मैच्योर लड़की होगी, जो तुम हरगिज नहीं हो सकती। इसलिए बराए मेहरबानी सारी सोचों को जहन से झटक कर तुम सो जाओ, क्योंकि दवा में नींद की गोली भी है। पसीना भी आ रहा है तुम्हें, इसका मतलब है बुखार का जोर टूट रहा है। आराम कर लो थोड़ी देर, फिर जब उठोगी तो मेहंदी लगाऊंगी मैं तुम्हें और तुम मुझे लगाना। उसकी हालत देखकर मुंतहा ने उसको लिटा दिया और वाकई वो थोड़ी देर में ही सो भी गई थी। मुंतहा अभी अब्दुल मोइद का सोच ही रही थी कि अम्मा जहां को कमरे में दाखिल होता देखकर चौंक गई। आप मुझे बुला लिया होता, मोमना की तबीयत देखने आई हूँ, कैसी है अब। उन्होंने हाथ में पकड़ा दूध का गिलास मेज पर
रखा और बेसुध लेटी मोमना को देखकर तफक्कुर से बोली, दुआ तो दे दी थी, जब उठेगी तो उम्मीद है काफी बेहतर होगी। आप खड़ी क्यों हैं, बैठिए ना। मुंतहा ने बेड पर बिखरे तकिए इधर उधर करके उनके लिए जगह बनाई। तुम ऐसा करो, ये बादामों वाला दूध बनाया है तुम्हारे लिए, जल्दी से पी लो, मुझे तुमसे बात करनी है। वो बैठते हुए संजीदगी से बोली और दूध के गिलास की तरफ इशारा किया। मुंतहा, जो ये कहकर इनकार करने वाली थी कि उसने अभी अभी नाश्ता किया है, ना जाने क्यों कुछ ना कह सकी और मिनटों में गिलास उठाकर गटागट पीकर गिलास वापस रखा। अम्मा जहां उसे बगौर देख रही थी, जैसे एक सुकून की कैफियत में आ गई थी। जल्दी से गिलास धोकर किचन में रखाओ, उन्होंने अगला हुक्म सादर किया और मुंतहा के कमरे से जाते ही तायराना नजरों से लड़कियों के कमरे का जायजा लेने लगी। मुंतहा जल्द ही वापस आ गई थी। मुझे तुम्हारी गुमशुदगी ने इतना परेशान नहीं किया जितना इस बात ने कि मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी। वो तवील सांस लेकर बोली, इस वक्त मुझे तुम्हें घर लाना मकसूद था, फिर मैंने इस मकसद के लिए जो मुनासिब समझा वो किया। तुम अपनी शर्त पर इस घर में वापस आ गई। अब तुम हमें ये बताओ कि तुम हमारी जगह पर होती तो क्या करती। वो उसे बगौर देख रही थी। मुंतहा कुछ सोचती हुई बोली, मैं तो ऐसा कुछ करती ही नहीं अम्मा जहां कि ऐसा कुछ करने की नौबत आती। माफ कीजिएगा मगर मैं अपनी औलाद की मर्जी के बगैर कुछ भी ना करती और अब आपके पास भी यही हाल है कि आप लड़की की मर्जी नहीं है कहकर इनकार कर दें और ऐसा आप नहीं करेंगी क्योंकि आपको औलाद की खुशी से ज्यादा लोग क्या सोचेंगे क्या डर रहता है। तो अगर वो अच्छे लोग हैं, आप उन्हें इनकार भी नहीं करना चाहती तो किसी भी लड़की को दुल्हन बनाकर भेज दें। आपकी जगह मैं भी होती तो शायद यही करती। उन्होंने कल रस्म पर भी मुझे नहीं देखा। बगैर रुके उसने हमेशा की तरह अपना मुतमाए नजर वाजिया कर दिया। तो अम्मा जहां कुछ देर उसको देखती रही, फिर कुछ कहे बगैर उठ खड़ी हुई, मोमना के पास आई और उसके माथे को छूकर बुखार महसूस किया और फिर बेड पर बैठी मुंतहा के पास आई और उसके सर पर हाथ रखा और कहा, तुम भी कुछ देर आराम कर लो, हम लाइट ऑफ करके जा रहे हैं, फिर सब वापस आ जाएंगे तो आराम का मौका शायद ना मिल सके। वैसे भी कल एक थका देने वाला दिन होगा, उन्होंने अजीब से लहजे में कहा। उस पल मुंतहा को उनकी आंखों में हल्की सी नमी दिखाई दी थी। वो मेकान की अंदाज में सर हिलाकर रह गई। अम्मा, उसने उन्हें जाते हुए रोका। अम्मा जहां रुक गई मगर मुड़ी नहीं। मुंतहा भागकर उनके सामने आई और उनसे लिपट गई। आप बहुत अच्छी हैं, बस मैं आपको और आप मुझे समझ नहीं पाई। हो सके तो मेरी बदतमीजियों, गुस्ताखियों और खुदसरी के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। ना जाने कहां से ढेर सारे आंसुओं ने उसकी आंखों का रास्ता देख लिया था। अम्मा जहां ने भी उसके गिर्द अपने बाजू हमायल किए, कमर को कुछ देर थपथपी दी और फिर खुद को उससे अलग करते हुए बोली, तुम भी हमें माफ कर देना कि जो कुछ हम कर रहे हैं उसने हमारी उम्र भर की रियाजत को अकारत कर दिया है, मगर हमारे पास इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। तुम माफ कर दोगी तो शायद रब भी हमें माफ कर दे। जाओ सो जाओ, आराम करो। अजीब से अंदाज में कहकर वो उसका हाथ पकड़कर बिस्तर तक लाई और उसे लुटा दिया और खुद लाइट ऑफ करके चली गई। मुंतहा ने पुरसुकून होकर आंखें मूंद ली।